अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जान। सियासियात पर उमूमन हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, अवामी मसाइल को उजागर करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा मसला इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। विजुअल्स में आपने देखा होगा, जैसे उर्दू ज़ुबान में एक लफ्ज़ दिया गया है वकला गर्दी। शायद इससे ज़्यादा को मुनासिब लफ्ज़ मिल नहीं रहा, लेकिन शायद ये लफ्ज़ उन वाक़यात की तर्जुमानी नहीं करता जो आपने भी विजुअल्स में देखे और जिन पर हम बात करने चाह रहे हैं। वकला हैं कि ये किसी के इख्तियार में हैं ही नहीं। आपको याद होगा फैसलाबाद में जज पर जूता फेंका गया, और इसके अलावा वसीम सज्जाद साहब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धक्के दिए गए, और इसके अलावा नियाजी साहब के साथ ये वाक़यात पेश आए। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें तो बेशुमार ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्हें सेशन कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में वकला ने बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि कई वकला बेहोश हो गए। अब मैं एक ऐसे वाक़े का जिक्र करता हूँ। पिछले हफ्ते में 3 वाक़यात मुसलसल पेश आए। 3 वाक़यात नाज़रीन पेश आए। तीनों वाक़यात में पुलिस के जो अहलकार थे उन पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। इसके अलावा ये तो जिक्र है पुलिस के अहलकारों का, इसके अलावा अगर मैं आपको जिक्र करूं तो जो मीडिया है वो भी इससे महफूज नहीं है। वकला ने पहले जुलाई 2009 को एक प्राइवेट टीवी चैनल के कैमरामैन को हाई कोर्ट के अहाते में मारा, बल्कि इसके बाद नवंबर 2009 में अपनी रवायत को बरकरार रखा और कैमरामैन को मार मार कर जख्मी कर दिया। 20 सितंबर 2011 को वकला के ग्रुप ने मोटरवे पुलिस के 2 इंस्पेक्टर्स को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में मारना शुरू किया, और 13 जनवरी 2012 को भी वकला के ग्रुप ने पुलिस के एएसआई को हाई कोर्ट में मार मार कर लहूलुहान कर दिया। अभी कुछ हफ्ते पहले फैसलाबाद में वकील की तरफ से जज पर जूता फेंके जाने का मामला भी तवालत इख्तियार करके अदालतें बंद कर दी गई। बाद में निगोसिएशंस हुए और फिर से अदालतों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब ज़रा सोचिए कि जब वहीदा शाह का मामला पेश आता है, सिंध में जब ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर किस तरह से अदालतें हरकत में आती हैं, कमीशन होता है, उसको नोटिस लिया जाता है और फिर केस की पैरवी की जाती है। लेकिन वकला का जब भी कोई वाक़या पेश आया हो, मेरे नाक़िस इल्म में या आपके इल्म में या किसी के भी इल्म में ऐसा कोई वाक़या नहीं है जिस पर तादीबी कार्रवाई की गई हो, खातिर खा इक़दाम किए गए हों। अब एट द एंड ऑफ द डे सवाल ये पैदा होता है इन सारे वाक़यात के बाद कि इनको कौन कंट्रोल करेगा और इनको नकेल कौन डालेगा। इन पर बात करना भी जुर्म है। और आपको एक दिलचस्प बात और बता दूँ, जब ऐसा कोई वाक़या पेश आता है जिसमें किसी पुलिस अहलकार या किसी और बंदे की हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जिसकी छतरौल की जाती है बेईमाना तरीके से, तो उसके बाद होता क्या है? यही वकला जो कि 30 से 40 लोगों का ग्रुप होता है, ये उस शख्स को उठाते हैं बेहोशी की हालत में, नीम बेहोशी की हालत में, और कमेटी रूम में या बार रूम में ले जाते हैं। वहाँ जाकर एक तहरीरी पैगाम इनसे लिखवाया जाता है, सुलहनामे की तरह का एक पैगाम होता है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हो, जो भी हुआ तलखलामी, हम भूल गए उसे, और इस सारे वाक़यात पे फिर वो चश्मपोशी इख्तियार कर ली जाती है इस तरीके से। फिर उस पर कोई एक्शन खातिर का होता ही नहीं है। तो आखिर ये सब कब तक होगा, और इसमें कब इन वकला से पूछा जाएगा कि हुजूर आपको कानून का रखवाला कहा जाता है, बड़ी जिद्दोजहद के बाद आज़ाद अदलिया जो है वो हमने हासिल की है। खुदारा आप भी किसी कानून का एहतराम कीजिए। खुदारा आप भी जो लोग वहाँ आते हैं, पुलिस वाले या दीगर आम लोग, उनके साथ वो रवैया इख्तियार करें जिसके वो मुस्तहिक हैं। और कानून को जो लोग नहीं मानते और फिर भी कानून के मानने वालों का लिबादा ओढ़ते हैं, अपने आप को वकील कहते हैं, ये आखिर लोग है कौन से? मेरा इशारा हरगिज़ ये नहीं कि तमाम के तमाम वकील ऐसे हैं, बहुत अच्छे वकला भी हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं, वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो वकीलों को बदनाम कर रही हैं और जो कानून की धज्जियाँ बखेर रही हैं? और क्या ये वकील इस तरह की कार्रवाइयाँ करके, इस तरह का प्रेशर ग्रुप बनाकर जो फैसले हैं अदालती, उन पर वाक़यातन असरअंदाज होते हैं? ये वो तमाम मामला, तमाम सवालात हैं जो आज के इन सेशन में ज़ेरे बहस हमारे साथ रहेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन हैं लाहौर के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना आसिफ सईद साहब, चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़ुहैब आवान साहब, ये SHO हैं थाना ग्रीन टाउन के। इनके साथ भी पिछले हफ्ते ऐसा बहिमाना वाक़या पेश आया। मैं यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूँ, जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो ऐसे ही एक विक्टिम की गुफ्तगू आपके साथ सामने पेश करूँगा और सुनेंगे उसकी कहानी, उसी की ज़ुबानी कि उसके साथ वकला ने किया क्या, और फिर इन दोनों हज़रात से पूछेंगे कि साहब ये क्या है। एक ब्रेक के बाद आपसे। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। ज़ुहैब आवान एक ऐसे विक्टिम हैं, SHO हैं, ASI हैं, माफ़ कीजिएगा, थाना ग्रीन टाउन के, जिनके साथ ये बहिमाना तशद्दुद किया गया। उनको हमने आज ढूंढा, उनसे हम बात करेंगे अभी टेलीफोन लाइन पर कुछ ही देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं जनाब राना आसिफ सईद साहब जो कि पंजाब बार काउंसिल के चेयरमैन, उनसे बात करना चाहता हूँ। जनाब, जब पुलिस वालों का ये हाल है आपके यहाँ, मेरा हाल क्या होगा, उस साइल का हाल क्या होगा जो मीलों मुसाफिर करके आता है, उसके साथ क्या बीतेगी?
और क्या ये जो वकला हैं काला कोट पहनते हैं, काली टाई पहनते हैं, ये कानून से बालातर है? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। कतन भी मशमूल वकला के कोई भी कानून से बालातर नहीं हो सकता, और मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि इसको वकला गर्दी का नाम ना दिया जाए, बिकॉज पंजाब में क्या नाम देंगे आप इसे फिर? ये किसी इंडिविजुअल एक्ट इसे कह सकते हैं, क्योंकि 75 यूजुअल एक्ट, इंडिविजुअल एक्ट, हाँ, क्योंकि 75,000 लॉयर्स हैं अक्रॉस द प्रोविंस। मैंने जिक्र किया था ना कि मैं तमाम वकला की जानिब इशारा नहीं कर रहा, कुछ ऐसे लोग हैं जो करते हैं। ये कौन लोग हैं? अगर आप ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? जी हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि 75,000 लॉयर्स में से अगर मुट्ठी भर कुछ लोग किसी जगह पे इस तरह का कोई एक्ट करते हैं तो उसको वकला गर्दी का नाम देना मुनासिब नहीं है। ताहम तो वकील ना, मैं इसको इस बात को एक्नॉलेज में बहरहाल करता हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट्स कंसेक्टिवली हो रहे हैं और इनको कतन भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, रादर हम इनको एक बात शिद्दत से कंडेम करते हैं। जो मैंने दिखाई विजुअल्स, मैंने कुछ वाक़यात का जिक्र किया, तफसीली वाक़यात जो अब्दुल रज़ाक साहब भी पेश करेंगे, जो कुछ वकील कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ, अगर पुलिस भी जवाब में गन अपनी निकाल रहे और वो भी रिएक्शन करे तो फिर क्या मामला होगा अदालत में? मैं पहले अपनी बात वो मुकम्मल करना चाहूँगा कि जो वकील इस तरह कर रहे हैं वो कतअन उनको हम सपोर्ट नहीं करते, हम उनको शिद्दत से कंडेम करते हैं। हम उनको शिद्दत से कंडेम करते हैं। क्या वो बार के मेंबर नहीं है? बार के मेंबर्स हैं तो बार काउंसिल ने कभी क्या बार को इल्म में नहीं है, वकला के रहनुमाओं को इल्म में नहीं, ये कौन लोग हैं, क्या वो प्रैक्टिस नहीं करते वहाँ पर? मैं आता हूँ उस तरफ कि जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, कोई रिपोर्ट होता है, कोई वकुआ, उसमें इवेंचुअली जो एग्रीव्ड पर्सन हैं, जो विक्टिम्स हैं, they never come forward। वो कैसे हैं? आप उनसे, अब्दुल रज़ाक साहब मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना, आप उनसे सुलहनामा लिखवा लेते हैं और दस्तखत करवा लेते हैं, वो क्या है दोबारा लेके? तो ना लिखे ना सुलहनामा। आपने मार मार के एक बंदे को लहू लुहान कर दिया, बहिमाना तशद्दुद करके, वो अपनी जान बचाएगा या आपके खिलाफ वहां पर लड़ना शुरू कर देगा? देयर इज ए कोर्स ऑफ लॉ, देयर इज ए कोर्स ऑफ एक्शन। उस पर ये है, देखिए वकला के खिलाफ भी कानून वही है जो किसी एक वाकया मुझे कोट कर दें, एक वाकया जिसमें किसी वकील ने ऐसी कार्रवाई की हो और उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हो, केस चला हो, उसको सजा दी गई हो, एक वाकया कोट कर दें, मैं मानूंगा कि हाँ जी वाकया हो। देखिए सुओ मोटो पार्स जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास हैं, हमारे पास आप तो जजों को जूता दिखा देते हैं साहब। जी नहीं, वो फैसलाबाद में क्या वाकया? फैसलाबाद देखिए, फैसलाबाद के वाकये में क्या हुआ फिर? फैसलाबाद के वाकये में मुझे चीफ जस्टिस ने जो ही बताया कि ये वाकया हो गया, मैंने इमीडिएटली उस वक्त वहाँ के एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड कर दी और अभी तक उसका लाइसेंस सस्पेंडेड है। लाहौर में 3 वाकयात पेश आए, किसका लाइसेंस आपने मनसूख किया है? टीवी पे सब फुटेज आ रही है, आपको नहीं पता कौन लोग मार रहे हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये है सुओ मोटो पावर से करने वाला काम। हम सुओ मोटो पावर से काम नहीं कर सकते, हम आज कोई नोटिस नहीं ले सकते। 24 जज हैं लाहौर के जिन्होंने ये कहा था कि हमें यहाँ से तब्दील कर दें, यहाँ काम नहीं कर सकते, क्या वजह पेश आई? यकीनन वो वकला का रवैया है जिसकी वजह से वो आप कहते हैं मुट्ठी भर है, इसका मतलब है बेशुमार ऐसे वकला इतनी ताकत में है कि जजेस जो हैं वो मजबूर होकर कहने को कि साहब हमारा यहाँ से तबादला करें। मुझे एक बात करने दीजिए प्लीज। मैं बात तो कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे सवाल मैंने आपसे पूछने, आप नुमाइंदगी करती है, सारी बातें आपकी सुनूंगा। मैं सारी बातों का जवाब देने के लिए बिल्कुल मौजूद हूँ, वन बाय वन देता हूं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि जब तक बार काउंसिल के पास कोई एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट लेके नहीं आएगा, हम सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते, हमारे पास ऐसी पावर्स नहीं है। एग्रीव्ड पर्सन या विक्टिम कंप्लेंट लेके आए, जहां एग्रीव्ड पर्सन आया है वहां पे हमने एक्शन लिए हैं। मैं आपको, मेरे पास डाटा मौजूद है। तहरीरी सुलहनामा लिखवा लेते हैं, जब नींद बेहोश कर देते हैं, जब बंदे को जान की पड़ जाती है, वो एग्रीव्ड पर्सन, हाउ कम इट पॉसिबल कि वो उठे और कहे कि जी मैंने नहीं साइन करना और मुझे मारना है? किसको जान प्यारी नहीं होती? वो कैसे कहेगा कि मार दे मैंने साइन नहीं करना? वो तो साइन करेगा मरते दम तक, वो तो उसको जान प्यारी होगी ना। वो कैसे, जब आप एक तहरीर लिखवा लेते हैं कि जनाब सुलहनामा हो गई, उसके बाद एक रीड पर्सन कैसे आएगा जबकि वो वकला कहेंगे साहब ये हमारे पास सुलहनामा कर लें जो करना है? सुलहनामा कोर्सिव मैयर से आप कहते हैं ना लिखवाया जाता है, तो फिर अदालतें मौजूद है ना जी, फिर कानून मौजूद है। वहाँ पे अगर आप पर्चा दर्ज करके किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप इस्तगासा कर सकते हैं और कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। कोर्ट्स तो पाबंद नहीं है वकला की, कोर्ट्स मौजूद है। 24 जजेस ने ये भी कहा कि हमें तबादला कर दें। आखिर कोई बात होगी, कहा होगा ज़ुहैब अवान हमारे साथ, उनकी तरह कहानी सुन लें, उनके साथ हुआ क्या, और फिर पूछूँ उन्हें ग्रीव्ड पर्सन के साथ क्या सारा वाक़या पेश। ज़ुहैब बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी। यकीनन आप अपने फ़राइज़ की सर अंजामदेही के लिए कोर्ट में मौजूद थे। आपके हमारे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद है अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब, इनका वाक़या नहीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ज़ुहैब, आप किस थाने में तैनात हैं, कब आपके साथ वाक़या पेश आया, और क्या आपको पता है कितने वकला थे जिन्होंने आपके साथ तशद्दुद किया? जी मैं जी थाना ग्रीन टाउन में तैनात था, तो सुबह मैं अपने एडिशनल एसएचओ के साथ पेश होने गया हूँ 7:30 बजे अपना मलिक मुश्ताक साहब की अदालत में। मैं उसके बाहर खड़ा था। हाँ जी सर, अपना ESJ है, असिस्टेंट सेशन जज। मैं उधर खड़ा हूँ बाहर, तो
10, 12, 15 वकला पहले आए हैं, ठीक है। उन्होंने आके गलीज किस्म की गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं, गंदी जितनी वो निकाल सकते थे उन्होंने गुफ्तगू की है हमारे साथ। हमने उनको मना किया भाई हमें गालियां क्यों निकाल रहे हैं, उन्होंने हम पे अटैक कर दिया है, वर्दी पे अटैक कर दिया है। वकला मौजूद थे, अब्दुल रशीद साहब, उनको मैं जानता था सिर्फ, मैं तो पहली बार इनफैक्ट सेशन कोर्ट गया हूँ, मैं और किसी को भी नहीं जानता। ठीक है। तो ये 20-25 आए हैं, इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया है, पहले उधर घसीटते रहे, मेरी वर्दी फाड़ दी है, सब कुछ आपके सामने ही है जो भी हुआ है। तो फिर उसके बाद मुझे कमरे में ले गए हैं, फिर मेरे से इसी तरह ही उन्होंने कमेटी रूम में भी जबरदस्ती ले गए हैं मुझे। कमेटी रूम में उधर जाके इन्होंने कहा कि आप साइन करो, सुलहनामे मसरतनामे पे साइन करो। अच्छा ज़ुहैब, क्या आपको ज़ुहैब ये आपको दिखा भी हम रहे हैं जो आपके साथ वाकया पेश है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उस सुलहनामे में क्या लिखा था और क्या आप पर दबाव क्या उस वक्त डाल रहे थे मारने के बाद वकला? हाँ जी, मारने के बाद ना लिखा था जी हमारी हल्की सी तलक कलामी हुई है, तो उससे हमारी हल्की हाथापाई हुई है, तो इन फ्री कैन के जो है ना गवाह मौजूद है, हमारी सुलहनामा तय पा गया। तो ज़ुहैब अगर आप ना लिखते, क्या ऐसी सूरत में आप थे, इस कंडीशन में थे कि आप डट जाते और कहते कि मैंने नहीं सुलहनामा करना? जी मैंने उनको कहा है कि मैंने सुलह नहीं करनी है, मैं आपके साथ सुलह नहीं करूंगा। ज़ुहैब, इस सारी सूरत हाल के बाद क्या आप जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब हैं पाकिस्तान के, उनसे अपील करना चाहेंगे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा, इससे बड़ी लाकानूनियत क्या हो सकती है कि एक बावर्दी पुलिस ऑफिसर की जान महफूज नहीं है, एक जज की जान महफूज नहीं है इनसे। ये तो फिर हमें प्रेशराइज कर रहे हैं ना कि हम इनकी बात माने। ये कहें बेगुनाह तो हम बेगुनाह कर दें, मेरिट पे काम ना करें। तो ये वाकया क्या था, ये वाकया क्या था? मुझे जो मालूमात मिली हैं ये किसी वकील का प्लॉट था जहां पर स्टे ऑर्डर मिला था और उसे रोका गया था कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, आपने इन्वेस्टिगेशन की और फिर आप पेशी के लिए वहां पहुंचे थे अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जहां उन्होंने आपके साथ ये बेईमाना तशद्दुद किया। पूरा वाकया सुनना चाहूंगा मैं आपसे, असल वाकया था क्या? इस तरह नहीं था, वायलेशन ऑफ स्टे थी। तो ये वकील साहब ने कहा हमारे पास पेपर्स हैं कि हमने ये जो है ना इसको कंटेम्प्ट कर दिया होगा वायलेशन ऑफ स्टे की। तो हमने कहा आप अपना पेपर्स दिखा दें, आप हमारे पास आके कल शाम 4 बजे आप पेश हो जाएं। तो बस इनको इतनी बात का माइंड था कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा है मुझे। ज़ुहैब, आप मेरे साथ रहिएगा प्रोग्राम में, मैंने आपसे और भी बहुत सी यहाँ बातें करनी है। अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर। रज़ाक साहब, ज़ुहैब का वाकया भी आपके इल्म में होगा, पिछले हफ्ते में 3 वाकयात पेश आए, सारे वाकयात आपके इल्म में है, क्या कर सकते हैं आप मेरी तरह? देखिए, पहले तो ये है बात कि ये रवैया जो है ना ये कंडेमनेबल है, सही, अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बहुत गलत है। दूसरी बात यह है कि ये सारे वकील ऐसा नहीं करते, जो करता है वही कंडेम हम उसको करते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं, कंडेम करने के बाद हमारा काम है कि अपनी फोर्स को भी प्रोटेक्ट करना और वो मेयर्स अडॉप्ट करना जिससे ये ऐसे वाक़यात ना हो। लेकिन अपना काम है उन मेयर्स को लेने में, और वो मेयर्स लेने में जैसे अगर वकला ने जिन वकला, न मेरा मतलब ये नहीं कि तमाम, जिन्होंने ये काम किया, अगर उन्होंने कानून को हाथ में लिया है तो हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, हम कानून के दायरे के अंदर रह के ही इसका तदारक करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने एक तो ये है कि अगर कानून को हाथ में आप नहीं ले सकते तो कानून को इम्प्लीमेंट तो करवा। जी बिल्कुल, हम इम्प्लीमेंट ही करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे। एक तो हमने हर वाक़े की FIR की है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे, मेरिट पे करेंगे। दूसरा है कि हम जो जैसे इधर बात हुई जी जी कि जो इन वकला के ख़िलाफ़ जो तादीबी कार्रवाई, इनकी जो कंसर्न बॉडीज़ हैं, जो पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है और लोकल है, उनके पास हम जा रहे हैं। जब एक एग्रीव्ड पर्सन, जैसा कि वो जिक्र कर रहे थे राना साहब, उसका सुलहनामा मौजूद है उन वकला के पास और वो कहते हैं जी तल्ख कलामी मामूली हुई और सुलह सफाई होगी, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये अंडर क्वेश्चन जो सुलहनामा, ये कानून में कहीं भी काबिल कबूल नहीं, लेकिन उसकी आड़ में वो उस वाक़े से बच जाते हैं वो वकला, ऐसा नहीं होता? वो हम इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, जब उनके साथ ये बात तय करेंगे तो ये उनका भी फ़र्ज़ है, वो भी अपनी देख रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए। सही। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बिल्कुल कानून ही का साथ देंगे और बड़ी जुर्रतमंदी और दिलेरी से साथ देंगे। पहले कभी ऐसे जुर्रतमंदी दिलेरी के साथ दिया इन्होंने सामना किया, मुजाहरा किया? वाकयात इस किसी एक वाक़े पर जब आपने तादीबी कार्रवाई करने की कोशिश की हो, आपको वकला का ताउन या अदालतों का ताउन मिला हो, या उसका रिजल्ट एंड जो पॉइंट है वो निकला हो सामने? ये वाले वाकयात जो अब होना शुरू हुए हैं इस साल में, ये मेरे पास जो रिकॉर्ड है 5 वाकयात हुए हैं एक साल में, इस 2012 में और मेरे इस लाहौर में। और इससे पहले जो मुझे याद पड़ता है 3 या 4 वाकयात 2011 में हुए। इससे पहले कोई बहुत ज़्यादा वाकयात ऐसे होते नहीं थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि अदलिया बहाली तहरीक के बाद वकला के ज़्यादा हाथ खुले हैं, इस तरह की वो कार्रवाई करें, या पहले भी माजी में भी ऐसा होता रहा? मुझे मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता कि तहरीक से इसका कोई ताल्लुक है। मैं ये समझता हूँ कि ये जिन वकला ने किया है
जितने भी उसमें मुलव्वस हैं ये उनकी हद तक ही मैं बात करता हूँ। 4-5 माह में 5 वाक़यात, राना साहब 5 वाक़यात। ज़ुहैब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या वो कह रहे हैं? मैंने सुनी है। देखिए, मैं जब इस पर बात करना चाहूँगा तो इसके मुहर्रकात भी काबिल जिक्र होंगे, जो कि हम अगर ना पहले ज़ुहैब की बात का आप जवाब। ज़ुहैब मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं? एक मिनट ज़ुहैब को साथ ले लें। ज़ुहैब क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। ज़ुहैब ये मेरे साथ मौजूद है राना आसिफ सईद साहब, चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल। आप इनसे मुखातिब हो सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और ये भी आपसे बात कर सकते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ज़ुहैब की कहानी आपने सुनी, बात कीजिए इस पर। लेकिन ज़ुहैब आप मेरे साथ रहिएगा, राना साहब आप भी, अब्दुल रज़ाक साहब आप भी। इस अहम मौजू पर आप दोनों की गुफ्तगू मैं करवाऊंगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, विल मीट यू आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। वकला गर्दी पर हम बात कर रहे हैं। एक मुतासरा जो शख्स हैं, जो SHO हैं पुलिस के ग्रीन टाउन में लाहौर में, ज़ुहैब आवान, इनके साथ बेईमाना तशद्दुद किया गया वकला की जानिब से। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं और राना आसिफ सईद साहब, चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल मौजूद है। मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि राना साहब यू हैव टू एड्रेस हिम। वो बताएंगे आपको कि किसने उनके साथ क्या तशद्दुद किया। और आप कहते हैं कि जी वो चंद भेड़ें हम नहीं जानते, चंद पार्स हैं। वो आपको बताते हैं पूरा नाम। बताइएगा ज़ुहैब कौन लोग थे, नाम बताएं राना साहब को, ताकि अभी सुन लें। फुटेज तो हमने इन्हें दिखा दी, फिर देखते हैं ये क्या एक्शन देखते हैं। जी, मैं सिर्फ अब्दुल रशीद साहब वकला हैं जो उनको जानता हूँ, उनका बाय नेम जानता हूँ, शायद उनका बेटा था एक साथ, उसको जानता हूँ दोनों। बाकी जो लोग हैं उनको मैं बाय नेम नहीं जानता, सिर्फ बाय फेस जानता हूँ लोगों को। तो देखिए, आपने कंप्रोमाइज क्यों किया? आपने क्यों लिख के दिया? आप अपनी कंप्लेंट क्रिमिनल साइड पे पर्चा दर्ज करवाएं। अगर पर्चा दर्ज नहीं करवा सकते, आप SHO होके, और आपकी कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा बनता था, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी। सर मैंने कंप्लेन करवाई है, मैंने पर्चा दर्ज करवाया। तो उसमें कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करता है। और उसके बाद और आपको पता है कि वकला अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करें तो पंजाब बार काउंसिल उनके खिलाफ एक्शन लेती है। आप अपनी कंप्लेंट हमारे पास क्यों नहीं लेके? कुछ भी नहीं होता कोई नहीं। आप अपनी कंप्लेंट लेके आए हैं बार काउंसिल में, या तो आप कहें कि मेरे ऑफिस में, मेरे पूरे पंजाब बार काउंसिल के 3 सेगमेंट्स हैं, वाइस चेयरमैन है वहाँ पे पंजाब बार काउंसिल के, वहाँ पे चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी है। अरे राना साहब ठहरे ना, आप तो उनके साथ वकालत करने लग पड़े हैं। वो बेचारे मुतासर हैं, क्या जवाब देंगे? पहले किस कंप्लेन का, किस वाक़े का आपने हिसाब किताब बराबर किया जो आप ज़ुहैब वाले वाक़े का बात करें? मीडिया हर चीज़ को आपको दिखाता रहे। मैंने बताया, हमने सिविल जज के साथ बदतमीजी जिन लॉयर्स ने की, हमने उनके लाइसेंस सस्पेंड किए हैं और अभी तक सस्पेंडेड हैं और उनको हम वकालत। कितने वाक़यात अब्दुल रज़ाक साहब इस साल में? 5 वाक़यात। 5 वाक़यात में क्या किया इस साल में? आपने एक वाक़े को आप कोट करिए, 5 वाक़यात का क्या किया आप? तो बार काउंसिल में उनकी कोई कंप्लेंट दिखाए ना। कैसे लेके आएगा ज़ुहैब? क्या आपके साथ सुलहनामा हुआ था साइन? नहीं, सुलहनामा इन्होंने करने का बहुत प्रेशर किया जी। सारे आए हैं, बार का सदर भी आया है, सारे आए हैं, उन्होंने मेरे प्रेशर किया है उन्होंने मेरे पे, लेकिन मैंने सिग्नेचर नहीं किए हैं उनके ऊपर। That's why you are here and you are talking to us. तो मैं आपकी कंप्लेंट को वेलकम करता हूं। आप अपनी 1-2 पैसे के कागज के ऊपर एक दरखास्त तो हमारे पास अर्जी तो डालिए, फिर उसके बाद देखिए कि हम बार काउंसिल उस पर एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते। फिर मार खाने आऊंगा। जी नहीं, आपको कतई जरूरत नहीं आने की। आप भले डाक में डाल दीजिए, हम जिम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है हम सेशन कोर्ट में नहीं आ सकते? नहीं, आप जरूर आइए सेशन कोर्ट में। हम नहीं आ सकते सेशन कोर्ट? आप सेशन कोर्ट में जरूर आइए, देखें इसके पीछे, चंद लोगों के पीछे कुछ क्रिमिनल लोग होते हैं जो इस तरह के वाकयात करने के मुहरकात बनते हैं। लोग नहीं है, चंद लोगों के साथ था तो एक आधा आदमी आता ना, तो ये 25-30 कहाँ से आ गए? इनको मेरा नाम भी नहीं पता, ये क्यों मुझे मारने लगे? 25-30 को आप जरा तादाद देखें ना। लाहौर बार की तादाद 12,000 है। अब 12,000 में से 25-30 को आप पूरी। राना साहब आपने बड़ी अहम बात कर दी है, वकला में भी क्रिमिनल्स लोग हैं। जी नहीं, वकला में क्रिमिनल लोग नहीं, क्रिमिनल लोग नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैं ना कभी कहूंगा। वकला के पीछे उन क्रिमिनल लोगों के इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए वकला उनके हाथों जो है वो इस्तेमाल होते हैं। पार्ट ऑफ दैट ना, नहीं, उनके हाथों इस्तेमाल होते हैं, उनके वेंडेटास होते हैं, उनके अपने प्रायोरिटीज होती हैं, उनके अपने इंटरेस्ट। वो जो ग्रुप्स हैं वकला के साथ, वो क्यों हरकत में है या हमें देखने को मिलते हैं कि वो डिसीजंस पर असरअंदाज होना चाहते हैं, अदालतों पर प्रेशराइज करते हैं? अगर वो होना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं एक बात करना चाहूंगा कि एक वकील से ऐसे प्रेशर ग्रुप्स को क्या लालच है, क्या लालच हो सकता है? वकील जो है जब अपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इंडल्ज होगा तो वो ऑब्वियसली हो रहा है ऐसा कुछ। जाहिर है ये जो हुआ ये तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ना, ये तो कतई इसको हमारे प्रोफेशनल एथिक्स इसको अलाउ नहीं करते। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल के स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी तो ये वायलेशन है। हम कतई इसको अप्रिशिएट नहीं करते और ये ऑब्वियसली इसके पीछे अल्टीरियर कंसीडरेशन उन लॉयर्स की जो क्रिमिनल्स के साथ मिलके या उनके वेंडेटास के लिए या उनकी प्रायोरिटीज के लिए इस तरह के आप अप्रिशिएट नहीं करते, ये वाकयात होते हैं, आप तरीकाकार बताते हैं ये करें वो करें, खुदारा रोकें तो सही ना, अप्रिशिएट ना करें नहीं करना, वाकई कंडेम करना है। कंडेम इज नॉट इनफ।
प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं ना कि ये वाकयात ना हो। एक इसी साल में 2012 में 5 माह हुए अभी साल को 5 वाकयात पेश आए, फैसलाबाद में 3 वाकयात पेश आए, बाकी वाकयात की मैंने इंट्रो में डिटेल पेश की। कुछ तो ऐसा करें ना। जामी साहब थोड़ा सा तकाबली जायजा ऑनेस्टली लें। पुलिस के पास लोग महीनों धक्के खाते हैं दरखास्तें लेके पर्चा दर्ज करवाने के लिए, वहां पर्चा होता नहीं। हमारे पास तो ये आते ही नहीं। हमारे पास कंप्लेंट तो करें, वो आप घर बैठे रहें कि नहीं हमारे साथ वकीलों ने ज्यादती कर दी, कोई कंप्लेंट हमारे पास आए तो हम कंप्लेंट करेंगे। जी बिल्कुल, हम इंडिविजुअली नहीं तो सब कंप्लेंट्स जमा कर रहे हैं। हमने अपने दफ्तर से हमने CCPO साहब के पास अपनी ये सारी कंप्लेंट्स पहुंचा दी हैं और हम बिल्कुल जिस तरह इन्होंने फरमाया है उसी तरह इसको इनके फोरम पे लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि इस वजह से हमें बहुत दिक्कत पेश आ रही है। एक दिक्कत तो ये है कि हमारी फोर्स में बड़ी इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो है प्रॉब्लम है। वो उसमें एक इस तरह की वो है कि अगर इस तरह होगा तो फिर हमारा काम कैसे होगा। ये सिर्फ इस तरह ही नहीं, हमें ये भी दिक्कत पेश आती है कि हम बंदा अरेस्ट नहीं कर सकते जिसकी ज़मानत मनसूख हो गई हो, क्योंकि लोग वहाँ से अदालत के बाहर से अदालत के अंदर से तो हम कभी भी नहीं करते, अदालत के बाहर से, लेकिन उस प्रेमिसेस में जो कचहरियों का उसके अंदर से हम बंदा अब अरेस्ट करना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है, जो कि बड़ी काबिल गौर बात है, जो बड़ी काबिल गौर बात है। और लेकिन अक्सर ऐसे वाक़यात भी तो होते हैं, हम रिपोर्ट भी करते हैं कि जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं कुछ लोग तो वकला की मुआवनत से भगा दिया जाता है उन्हें। वो बिल्कुल इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं और मैंने कह रहा हूँ कि हमें दिक्कत पेश आती। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हम अपना एक्शन जितना भी हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से इंशाल्लाह इसको करेंगे और कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं के ख़िलाफ़ होगा जिनसे हमें ये तकलीफ़ हुई है। लेकिन ये मुतालबा मैं भी करना चाहता हूँ कि ये वाक़यात तो होते रहें और हम कहें कि हमारे पास कोई आएगा। अब 5 वाक़यात और पुराने वाक़यात से होने के बाद अब कोई ऐसी तदाबीर इनके फोरम से जरूर होनी चाहिए कि ये काम ना हो। आपसे अब स्टेप्स रिक्वायर्ड है। आपने पहले जिक्र किया था ना, देखिए आपने पहले जिक्र किया था कि पुलिस के पास लोग जाते हैं कितना खजल खार होते हैं, धक्के पड़ते हैं उन्हें, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पुलिस वालों को उस तरह का निशाना बनाए जो वो कर रहे हैं। आपसे तो सिर्फ आपकी बात होगी ना, आपके कंडक्ट की बात होगी। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर से बात वो कहना चाहूंगा कि आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार हमारे पास नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पार्स हैं वो हमारे पास नहीं है। अनलेस देयर इज सम एग्रीड पर्सन बिफोर अस वी कैन नॉट टेक एन एक्शन अगेंस्ट एनी लॉयर यूनिलैटरली व्हाइल सिटिंग इन द ऑफिस। देयर मस्ट बी सम एग्रीड पर्सन के आके दरखास्त दे के जी मेरे साथ जाती होगी, बट स्टिल मैं इस पे अपना कंसर्न शो करता हूँ एंड एग्री करता हूँ इस बात से प्रिंसिपली कि ये बहुत इंतहा दर्जे की जाती है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ लेना कतन इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। भले कोई वकील है, वकील के पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लाइसेंस टू किल नहीं है, हम कतन इसको अप्रिशिएट नहीं करते। हम इसके लिए अपनी पार्स जो स्टैट्यूटरी पार्स हैं वो लेने के लिए लॉ में अमेंडमेंट के लिए भी हम मूव किया हुआ है कि हमें इसमें जो बार काउंसिल के पास जो डिसिप्लिनरी पावर्स हैं उसमें हम आज खुद नोटिस भी ले सकें, क्योंकि अगर हम आज खुद नोटिस ले लें तो वो दूसरे दिन कोर्ट में चैलेंज हो जाता है कि जी चेयरमैन के पास तो ये पावर्स ही नहीं थी। सो ये लीगल डिफिकल्टीज है। एक बात मैं तब से सोच रहा हूँ जब से इस प्रोग्राम का आगाज हुए, ये हल्लाशेरी जो वकला को मिलती है कि कानून हाथ में लेना, मारना, पीटना, बेहोश कर देना, लहू लुहान कर देना, ये कैसे एक वकील को मिलती है जो कानून का रखवाला होने का दावा करता है? ये कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसे इस चीज़ पे कायल करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं? आखिर कुछ ना कुछ तो उसके पास होता है जो वो कानून को धज्जियां बिखेर देता है। अब्दुल रज़ाक साहब, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे होता है जिसे डिनाई कर रहे हैं। मैं इसका जवाब बिल्कुल देना चाहता हूँ। देखिए, बार एसोसिएशन या वकला का जो इदारा है ये इसी सोसाइटी के बहुत सारे इदारों में से एक है, और ये बात आप तस्लीम करेंगे कि जब पूरी सोसाइटी मॉरल बैंकरप्सी का शिकार है तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट बार काउंसिल के इदारे के ऊपर भी है। जो इखलाकी इन्हतात की जो एक रविश है, जो एक लहर है, उसमें बार काउंसिल भी शामिल है। हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, कानून पढ़ा होता है, LLB की होती है, काला कोट पहना है, कानून। अब मैं आ जाता हूं इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं। देखें, पूरी सोसाइटी जानती है कि ये मुल्क वकला गर्दी का शिकार नहीं है, रादर इट इज नोन एज ए पुलिस स्टेट। ये पुलिस की हेजेमनी, पुलिस की हठधर्मी, पुलिस की एट्रॉसिटी। मुझे फाइनली आई हैव टू वाइंड इट अप। मुझे ये बताएं, आप दोनों हजरात, आप दोनों प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं ऐसा मिलके बैठ के कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाते कि इन वाकयात को कंट्रोल किया जा सके? व्हाई नॉट? मैं अभी एक मोडस ऑपरेंडी प्रपोज कर रहा हूं कि as soon as ऐसी कोई माइनर सम भी occurrence take place होता है तो immediately that must be reported to the bar. ज़ोहेब, आप कोई फाइनली अपील करना चाहते हैं अपनी ऑफिसर से या जो वकला के नुमाइंदे हैं उनसे? वेरी ब्रीफली।
तो ये अपील है कि इनकी गुंडागर्दी को बंद करवाया जाए। ये तो कोई हम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, हमने आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमें डर लगता है उधर जाते हुए सारे इकट्ठे होकर हमें मारना शुरू कर दे। एक दिन ज़ोहेब बाबा, आप राना साहब के नाम वो चिट्ठी लिख रहे हैं, ठीक है, आप चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्होंने कहा इस प्लेटफॉर्म पे कि आप हमें लिख के भेजें, हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। चलें, ऑन द रिकॉर्ड है, देखेंगे क्या कार्रवाई। ऑन रिकॉर्ड जी, हम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे हमने बात की एक्शन होएगा, पॉजिटिव सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? वेरी बिल्कुल, हम भी इसी मसले को इन्हीं के फोरम पे लेके जाना चाहते हैं और बड़ी जल्दी लेके जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, राना आसिफ सईद साहब और ज़ुहैब, आपका भी आपसे हमदर्दी भी है और ऐसे वाक़यात की हम भी भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं मुअज़्ज़ज़ अदालतों से, जज साहिबान से कि वो इसके खिलाफ अज़ खुद नोटिस लेकर तादीबी कार्रवाई करें और हमें नज़र आए कि ऐसे वाक़यात का रिजल्ट क्या निकला और क्या कार्रवाई की जाए। फिर इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में किसी और दिन। लेकिन अभी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तवानाई के बहरान की और अंधेरों में मुल्क जो है वो डूबता जा रहा है, लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। स्टे विद मी। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। बिजली बंद है, बिजली कम है, बिजली नायाब है, बिजली एक ख्वाब है, ऐसा क्यों है? मुनव्वर बसीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक एमडी हैं पेप्को के, इस बारे में तफसीली बता सकती हैं हमें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी नुमाइंदगी करेंगे जनाब शौकत महमूद बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे भी हम बात करें। मुनव्वर बसीर साहब, मैंने कहा बिजली बंद है, कम है, नायाब भी है और एक ख्वाब भी है। इससे पहले मैं आपसे बात करूँ, मैं कुछ जो शॉर्टफॉल की डेटा है वो बता दूँ अपने नाज़रीन को कि 2007 में सिर्फ 1457 मेगावाट का शॉर्टफॉल था, सिर्फ इतना। 2008 में ये 2634 तक पहुंचा। 2009 में 4026 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। 2010 में 5529 का, 2011 में 6000 का और अब 2012 में 8000 मेगावाट तक का शॉर्टफॉल जा चुका है। यानी कि तलब में इजाफा और रसद में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। आखिर दूरस्त प्लानिंग क्यों ना की गई? अवाम मजबूर हैं लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने पर। जलाओ घेराव में कारोबार बंद हो चुका, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी, रोजगार बेरोजगार हो गए जो लोग रोजगार थे, क्योंकि कारोबार मईशत का पहिया नहीं चलेगा तो घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा। और इसी वजह से गर्मी भी शदीद है, टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा, क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से इंतहाई ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, ना सिर्फ गर्मी में बल्कि सर्दी हो तो सर्दी भी ज़्यादा देखने को मिलती है जब गैस गायब हो जाती है। तो बिजली एक ख्वाब क्यों है? और जो मैंने जिक्र किया शॉर्टफॉल का पिछले 5 सालों में, उसका मैंने कंपैरिजन किया, वो भी आपके सामने है, जिससे साफ नज़र आता है कि ऐसी प्लानिंग नहीं की गई थी कि बढ़ती हुई जो डिमांड है उसे मीट किया जा सके। मुनव्वर बसीर साहब, आप भी एमडी रहे हैं, ये मुझे बताएं 2007 में सिर्फ 1457 था, बिल्कुल सही, और आज 2012 में इट्स 8000 मेगावाट हो गया। अभी जो खबरें आ रही, 2007 अक्टूबर में पेप्को में जब मैं एमडी उस वक्त नया नया आया था, हमने प्लान बनाया था शॉर्ट टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट 1 साल का और मिड टर्म था 2011 जून में नंबर थे। उस वक्त तक हमने 7000 मेगावाट इजाफा करना था, एनर्जी कंजर्वेशन करनी थी, एफिशिएंसी करनी थी, और जून 2011 में आपकी 0 लोड शेडिंग होनी थी। ये सारा प्लान था, सब कुछ था। लेकिन जब नई हुकूमत आई, मई अप्रैल में, मार्च के एंड में आई, अप्रैल 2008 में उन्होंने वो सारा प्लान साइड पर रखा और आप जिस तरह जानते हैं वो रेंटल प्रोजेक्ट्स के पीछे पड़ गए कि जी ये जल्दी जल्दी करें। उसका मकसद क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो तो मैं खैर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बता दिया। रेंटल पार्क केस में जी तो हुआ ये कि 2008 के बाद जो प्रोजेक्ट्स पिछले सालों में अप्रूव हुए, फाइनेंस हुए थे, साइन हुए थे, 4-5 तो मैंने खुद साइन किए थे 4-5 महीने में, जो स्टॉल हुए थे उसमें ये एटलस पावर था, चूनिया पावर था, हेलमोर था, इनको क्लियर करके हमने इनको फाइनेंसिंग इनकी अप्रूव करके ये चल पड़े। ये फिर 8 में आने थे या 9 में आने थे, वो डिले हो गए, ये 10 में आए। तो 10 में जो है हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी हमने 3000 3500 इजाफा कर दिया। ये इजाफा पीछे से चला रहा वो था। अच्छा, यानी ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि 3000 मेगावाट का हमने ऐड किया है, इसमें मेगावाट आए हैं पावर प्रोजेक्ट में, ये पहले के प्रोजेक्ट से, इनमें से एक प्रोजेक्ट इनका नहीं जो इन्होंने शुरू किया हो। अगर बसरा साहब भी आते हैं, अभी उनसे पूछें कि जी आप एक प्रोजेक्ट बता दें जो पिछले 4 साल पहले में तो ये था ना कि जी हमें विरसे में मिला है, विरसे में मिला है, विरसा, वो इनहेरिटेंस तो ख़त्म हो गई, वो तो 1 साल में ख़त्म हो गई। भाई आगे आपके 4 साल थे, कोई प्रोजेक्ट इस वक्त मुझे बता दें। नीलम झेलम की बात ना करें, वो भी पुराना है, कोहाला की बात ना करें, ये लॉन्ग टर्म है।
2012 से लेकर 2015 में कोई एक प्रोजेक्ट जो इस हुकूमत ने शुरू किया हो और जो इस दौरान आ जाए। इसीलिए आपने देखा, आपने खुद नंबर बता दिए कि ये इजाफा होता जाए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, कनेक्शंस हर साल मिलियन कनेक्शन हो जाते हैं, 10 लाख कनेक्शन हो जाते हैं, तो आपकी डिमांड बढ़ रही है। कुछ खुशहाली हुई थी पिछले सालों में, एसी वाला ज़्यादा आगे, पंखा तो हर एक हुई। पाकिस्तान में कुछ 30-40 मिलियन तो पंखा चल पड़ता है, और अभी गर्मी नहीं आई। अभी आप टेम्परेचर्स की बात कर रहे थे, आप देखें अभी 38, 30, 40 सिंधवारा में आई है, पंजाब में नहीं। आज सुबह शौकत बसरा साहब साथ हैं, पूछे उनसे भी बात। शौकत बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम, इन सेशन में खुशामदीद जनाब। अभी मुनव्वर बसीर साहब बैठे हैं, वो कहते हैं कि जून 2008 तक अगर जो मनसूबा जात थे उन पर अमल दरामद होता तो लोड शेडिंग जीरो होती। और आप जो 3000 का क्लेम करते हैं वो तो प्रीवियस प्रोजेक्ट से एक भी प्रोजेक्ट आपकी गवर्नमेंट ने एडअप नहीं किया। अगर आप नाम ले सकें तो बसीर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। यानी मेरे ख्याल में एक तो 3300 मेगावाट बिजली ऐड की है, उसी का जिक्र हो रहा है, जिक्र किया है। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं भाई हैं, मेरे ख्याल में हमें टाइम बहुत कम होगा। मैं जब आपके पास आऊंगा, अभी मेरा हल्का हारूनाबाद है, मैं वहां से बात कर रहा हूँ। देखिए जामी, बात यह है कि रात प्रेसिडेंट साहब ने जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि जो गैर इलानिया लोड शेडिंग है उसको खत्म कर लिए, इसलिए फैसला किया गया है कि ये जो अफसरान बैठे हैं ना वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, जो वहाँ से पीछे से मेन कैटेगरी बंद हो गई है, अब इसको हमने टेकअप कर लिया है। सर्कुलर डेट का हल निकाल लिया गया है। अगर मेरे भाई ये मैं इस बात को माने कि 700 से लेके 800 अरब का सर्कुलर डेट मौजूद था, जिसको कंपनीज के साथ, बैंक के साथ बैठ के उसको सेटल डाउन कर लिया गया है। नहीं हुआ। मेरी बात सुनने जो मैं करता हूँ, ताकि ये आगे आइंदा आपको जरा समझ आ जाए। नहीं, सदर साहब ने तो एक्शन लिया ना बसरा साहब, वो तो कहीं इस वजह से नहीं लिया कि आपके इत्तेहादी काफिली बड़े इत्तेहादी जिन्होंने कहा जनाब हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, फिर एक्शन में आए आप लोग। वज़ीर आज़म ने सड़कों पे आए जब आए ना, और जो आप जो बात कर रहे हैं, मेरी बात, मैं टेलीफोन में बात कर रहा हूँ, वहाँ बैठे बात कर लीजिएगा। सुनिए, लोड शेडिंग ने पूरी कौम को नफ्सियाती और ज़हनी मरीज बना के रख दिया है, और ये मसला ऐसा है कि इसके ऊपर सियासत चिमकाने की बजाय दो मेन पार्टी के लीडर है, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान, दोनों ने बयान दिया जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो कहते हैं हम 3 साल में इस मसले को हल कर देंगे। भाई अगर आप लोग 3 साल का आप भी बात करते हो तो हमें इस नेशनल इशू पे बैठना चाहिए। मुझे एक बात का जवाब देना, मुझे एक बात का जवाब दें, आई एम रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जब लोग जलाओ घिराव करते हैं, सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, और बहुत ज्यादा जब एहतजाज हो जाता है, आपके इत्तेहादी भी एहतजाज पर मजबूर हो जाते हैं, तब अचानक से बिजली कहां से आ जाती है? कहां से आ जाती है? पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, तो बिजली कहां से आ जाती है? यानी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। इशू अब ये है कि हमारे पास सिस्टम मौजूद है, लेकिन होता ये है कि जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे ऑयल नहीं होता। अब उसका जो 700-800 अरब का जो आपने फर्ज करें, मैं आप मेरे भाई बसर साहब इसी अहम मौजू पर तफसील से बात होगी आपसे जब आप कभी जहमत में आप दूंगा प्रोग्राम में आने के लिए। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया बसीर साहब। वेरी लास्ट फ्यू वर्ड्स, व्हाट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, वेरी इमीडिएट सोल्यूशन क्या हो सकता है? आवाम सड़कों पर आगे गर्मी आने वाली है, क्या किया जाए कि ये शॉर्टफॉल कम हो सके? इमीडिएट सोल्यूशन है, पहली बात, और सर्कुलर डेट का कोई हल नहीं हुआ। 300 अरब एक कंपनी में पावर होल्डिंग में डाल दी, अब 400 हो गया है। ये बात सुन रहे हैं कि 80 अरब आ रहे हैं, OGDC से करके उनके सिक्योरिटी करके लेंगे, इससे लेंगे। वो जो पैसे कोई इंतज़ाम इनको करना लाजिम है, जिस तरह से भी करें वो लाजिम है, वो करके करें ताकि फ्यूल सप्लाईज प्लांट्स ही चलें। गैस के ज़रिए से जो मैं समझता हूँ जो शॉर्ट टर्म हल बहुत जल्दी हो सकता है कि हमें गैस की पॉलिसी की रीअलोकेशन करनी है। प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को और बिजली को। बसीर साहब, मैं इंशाल्लाह इस अहम मौजू पर अवाम नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, आपको दोबारा जहमत दूंगा इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, पूरा प्रोग्राम इस पे करेंगे, और सीरीज करनी पड़ी वो भी हम करेंगे ताकि हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इन माय शो टुडे। नाज़रीन, मकसद बात यह है कि बिजली अभी तक एक ख्वाब। अजमल जामी को इजाज़त दीजिए इन सेशन से।